आज सुबह की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ हुई। फ्लाइंग सिख कहे जाने वाले मिल्खा सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। 91 साल के मिल्खा चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से तबीयत नाजुक होने लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी का भी देहांत हुआ था। वो 85 साल की थी। मिल्खा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिल्खा के संघर्ष की कहानी सदियों तक लोगों के लिए मिसाल पेश करती रहेगी। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी जन्मदिन है। वो 51 साल के हो गए हैं। राहुल से जुड़े कुछ किस्से आपको सुनाएंगे, बताएंगे क्यों राहुल ने कभी अपना नाम बदल लिया था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डेली बज शो और मैं हूं प्रीति। शो की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। कोरोना की वजह से इस बार 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो पा रही, पर इसमें नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जिस फॉर्मूले को हरी झंडी दी थी, उसे कुछ छात्रों ने चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर कर इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में एग्जाम देने वाले ड्रॉप आउट और जिनकी कंपार्टमेंट आई है, उन सभी के लिए भी नीति बनाने की मांग की गई है। इसके साथ इन वर्गों के तहत परीक्षा देने वाले छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे भी याचिका में उठाए गए हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सीबीएसई को 12वीं की परीक्षाओं के नंबर कैसे दिए जाएंगे, इसका खाका अदालत में पेश करने को कहा था। बोर्ड ने 17 जून को फॉर्मूला कोर्ट को दिया, जो कोर्ट ने मंजूर करते हुए रिकॉर्ड कर लिया। याचिका डालने वाले छात्रों का कहना है कि ये नई स्कीम संविधान में दिए गए बुनियादी अधिकारों में समानता के अधिकारों के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। फरवरी में बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक कंपार्टमेंट, रिपीटिव, प्राइवेट और कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स आदि के परीक्षार्थियों के लिए प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट बाकी सब अलग से कराने के बजाय रेगुलर छात्रों के साथ ही कराए जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि इन वर्गों के छात्रों की आपत्तियां भी कोर्ट मंगाए और उन्हें भी व्यवहारिक राहत दे। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कोरोना की वजह से छात्रों की पढ़ाई बाधित हुई है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। हमारी अगली खबर भी कोरोना से ही जुड़ी है, जहां बिहार में एक महिला ने चंद मिनट में कोरोना के 2 वैक्सीन लगवा लिए। राजधानी पटना से सटे एक गांव में 63 साल की महिला ने 2 अलग अलग कंपनियों की कोविड वैक्सीन लगवा ली। एक ही साथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों डोज लेने वाली ये महिला पुनपुन प्रखंड के अवधपुर की रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपको बता दें, 63 साल की सुनीला देवी वैक्सीन लेने पहुंची। वैक्सीनेशन सेंटर पर एक ही कमरे में 18 से 45 वर्ग के और 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अलग अलग टेबल पर वैक्सीन दी जा रही थी। दोनों ही आयु वर्ग के लोगों की कतार हॉल में अलग अलग लगी थी। इस महिला ने पहले एक कतार में और बाद में दूसरी कतार में लगकर दोनों ही वैक्सीन की डोज लगवा ली। सुनीला देवी ने कहा, पहला टीका देने के बाद जब मैं बैठी हुई थी तो दूसरी नर्स फिर से टीका लगाने लगी। मैंने मना किया और कहा कि एक हाथ में मुझे टीका लग चुका है, तो उन्होंने कहा कि दूसरा भी उसी हाथ में लगेगा। इसके बाद मैंने दूसरे हाथ में भी टीका लगा लिया। वैक्सीनेशन के इस कांड के बाद डॉक्टर्स महिला की सेहत को लेकर परेशान हैं। महिला की लगातार निगरानी की जा रही है। देश में इस तरह का कोई पहला वाकया नहीं है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी एक गांव के 20 लोगों को 1 अप्रैल को कोविशील्ड और दूसरी डोज 14 मई को कोवैक्सीन की दी गई थी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि गाजियाबाद प्रकरण में क्या कुछ नया हुआ है।
गाजियाबाद फेक वीडियो केस में तांत्रिक अब्दुल समद सैफी पर हमले को सही ठहराते हुए मुख्य आरोपी परवेज गुर्जर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसने सैफी पर हमला किया था। गुर्जर का कहना था कि उसने हमला इसलिए किया था क्योंकि तांत्रिक ने जो ताबीज दिया था उसकी वजह से मैंने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया। पुलिस का कहना है कि गुर्जर ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी और सैफी से धार्मिक ताबीज मिलने के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। बता दें कि घटना के बाद गाजियाबाद पुलिस ने कल्लू, पोली, आरिफ, आदिल और मुराहिद नाम के युवकों की पहचान संदिग्धों के रूप में की थी क्योंकि वो घटनास्थल पर पहुंचे थे और पीड़ित के साथ मारपीट की थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में नकेल कसी है। खबर लिखे जाने तक अपडेट ये आया कि गाजियाबाद पुलिस ने सपा नेता उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ साथ गुलशन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को दिल्ली के लोकनायक जलप्रकाश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। उम्मेद पहलवान बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। गाजियाबाद कांड में अब सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वायरल वीडियो पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, मोहम्मद आसिफ खान, पत्रकार आरफा और ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जारी सियासी हलचल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मीटिंग करेंगे। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल बढ़ गई है। वहीं अब पीएम के न्योते के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी रविवार को एक अहम बैठक बुलाई है। पीएम की बैठक से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से जारी राजनीतिक अस्थिरता अब दूर होने की उम्मीद है। खबर ये भी है कि रविवार को होने वाले पीडीपी नेताओं की बैठक में ये फैसला होगा कि उन्हें पीएम के साथ होने वाली बैठक में शामिल होना है या नहीं। शुक्रवार को भी गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा समेत टॉप सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत घाटी के कई नेताओं को महीनों तक हिरासत में रखा गया था। तब से ही यहाँ राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। हमारी अगली खबर भी राजनीति जगत से ही जुड़ी है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। पूरे दिन ट्विटर पर हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी और पप्पू दिवस ट्रेंड करता रहा। हम राहुल के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को राजधानी दिल्ली में हुआ। राहुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस के अलावा दून स्कूल देहरादून से की। इस दरमियान उनके पिता राजीव गांधी ने राजनीति में दस्तक दे दी थी। 31 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राहुल की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पिता को देश का प्रधानमंत्री चुना गया। सुरक्षा को देखते हुए राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका को अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। बाद में राहुल को ग्रेजुएशन के लिए फ्लोरिडा के रॉलिंस कॉलेज भेज दिया गया, पर सुरक्षा के मद्देनजर राहुल गांधी का नाम राहुल विंची रख दिया गया था। कॉलेज में उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। हालांकि इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को अच्छे से थी। वहीं अगर हम राहुल के निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो राहुल ने अपनी निजी जिंदगी को काफी गुप्त रखा था। उनकी शादी और गर्लफ्रेंड को लेकर अक्सर कयासों का बाजार गर्म रहता है। 28 अप्रैल 2004 को अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2004 के आम चुनाव में राहुल ने माना था कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उसका नाम है वेरोनिक कार्टेल्ली। राहुल ने बताया था कि वो स्पेनिश मूल की रहने वाली हैं। साल 2004 में राहुल ने देश की सियासत में कदम रखा।
सितंबर 2007 में राहुल को NSUI और भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव चुना गया। ये वो वक्त था जब राहुल के नाम पर कांग्रेस के सदस्यों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ था। उस वक्त सदस्यों की संख्या 2 लाख से बढ़कर सीधे 25 लाख हो गई थी। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी सीट पर 3,70,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। 2014 के बाद राहुल के सामने अपनी विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी और बढ़ गई। राहुल के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद देश में हुए ज्यादातर चुनाव कांग्रेस हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। विलियम शेक्सपियर ने ठीक कहा था, कुछ लोग पैदाइशी महान होते हैं, कुछ महानता को हासिल करते हैं और कुछ पर महानता थोप दी जाती है। राहुल पर यह कथन मुफीद साबित होता है। राहुल ऐसे नेता हैं जो हाई प्रोफाइल तो हैं पर आम नजर आते हैं। राहुल के सामने अपने पुरखों की विरासत को सहेजने की जिम्मेदारी है। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने का दारोमदार है। ऐसे में राहुल के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बात जब राहुल की हो ही रही है तो राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर ट्विटर पर बहस छिड़ गई। देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। पूरे देश ने उनके गुजरने पर ट्विटर के माध्यम से उन्हें अपनी श्रद्धांजलियां दी, मगर राहुल गांधी अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल्स का शिकार हो गए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इंडिया रिमेंबर्स हर #फ्लाइंग सिख। इसी एक बात को लेकर ट्विटर ट्रोल्स राहुल गांधी पर चढ़ बैठे। लोगों ने ट्वीट के जवाब में लिखा कि उन्हें इंडिया रिमेंबर्स हिज #फ्लाइंग सिख लिखना चाहिए था, मगर उन्होंने हिज की जगह हर लिखकर इंडिया का जेंडर बदल दिया। किसी देश का जेंडर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये उस देश के निवासियों पर निर्भर करता है कि वो अपने देश को किस जेंडर का मानते हैं। वैसे भी अंग्रेजी में अपने देश की जमीन को मदरलैंड यानी मातृभूमि कहा जाता है, मगर वहीं जर्मनी एक ऐसा देश है जो खुद को फादरलैंड कहलाना पसंद करता है। दूसरी ओर इंग्लिश ग्रामर के जानकार बताते हैं कि यहाँ इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अभी बात मिल्खा पर राहुल के ट्वीट की हो रही थी, अब मिल्खा की करते हैं। मिल्खा की कहानी करोड़ों देशवासियों के लिए प्रेरणा है। 91 साल के मिल्खा ने जीवन में इतनी विकट लड़ाइयां जीती हैं कि शायद ही कोई और टिक पाता। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले समाचार एजेंसी PTI से आखिरी बातचीत में कहा था कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं हैरान हूँ कि कोरोना कैसे हो गया। उम्मीद है कि जल्दी अच्छा हो जाऊंगा। भारत विभाजन के दौरान मिल्खा सिंह के माता पिता की हत्या हो गई थी। मिल्खा को अविभाजित पंजाब का गोविंदपुरा गांव छोड़ना पड़ा। उन्होंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जूते पॉलिश किए और ट्रेनों से सामान चुराकर गुजर बसर किया। वो जेल भी गए और उनकी बहन ईश्वर ने अपने गहने बेचकर उन्हें छुड़वाया। मिल्खा ने सेना में शामिल होने के लिए भी कोशिश की, पर 3 कोशिश करने के बाद भी नाकाम रहे। रोम ओलंपिक 1960 को शायद ही कोई भारतीय खेल प्रेमी भूल सकता है, जब मिल्खा 0.1 सेकंड के अंतर से चौथे स्थान पर रहे। मिल्खा ने इससे पहले 1958 ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को विश्व एथलेटिक्स के मानचित्र पर पहचान दिलाई थी। मिल्खा ने कहा था कि एक पदक के लिए मैं पूरे करियर में तरसता रहा और एक मामूली सी गलती से वो मेरे हाथ से निकल गया। उनका एक और सपना अभी तक अधूरा है कि कोई भारतीय ट्रैक और फील्ड में ओलंपिक पदक जीते। पदकों की बात करें तो उन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पीला तमगा जीता। वो राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उनके अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की थी। मिल्खा ने अपने करियर में 80 में से 77 रेस जीती। आज भले ही फ्लाइंग सिख मिल्खा हमारे बीच नहीं है, पर उनकी कहानियां युगों युगों तक सुनाई जाएंगी, जो भारत के हर नागरिक के जहन में बार बार रोमांच पैदा कर देंगी। अब आखिर में बात करते हैं मॉनसून की।
पूरे देश में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा, गंगा, मंदाकिनी और नंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बरसाती नालों में भी पानी बढ़ गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिस कारण अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा हाईवे सहित कई मार्ग पूरी तरह से बंद हैं। आप भी अपना और अपनों का ख्याल रखिए और जाते जाते नदियों का ये रौद्र रूप देखते जाइए।